एवरीवन। तो आज मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास है और आज के क्लास में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया से दो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सॉरी, तीन। फर्स्ट, व्हाई द मराठास कुड नॉट बिकम द पैरामाउंट पावर, ब्रिटिश पॉलिसीज एंड कंसोलिडेशन ऑफ पावर इन इंडिया, फेजेस ऑफ ब्रिटिश सब्जुगेशन इन इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ये इनिशियल फेज है ब्रिटिश एम्पायर का इंडिया में। यहाँ पे ये वो फेजेस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ज्यादातर जो इग्नोर करने वाला पार्ट है, ज्यादातर स्टूडेंट्स जिसको इग्नोर कर देते हैं, बट ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ज्यादातर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा एजर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो एरिया से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? चलिए, तो अभी तक हम लोगों ने 18th सेंचुरी के बारे में देखा कि 18th सेंचुरी में क्या कंडीशन था। 18th सेंचुरी में इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम कैसे हुआ करता था, ठीक है, सोसाइटी का कंडीशन क्या था, 18th सेंचुरी के कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर, सब कुछ हम लोगों ने डिस्कस किया। अब 18th सेंचुरी में एक बहुत बड़ा मेजर पावर हुआ करता था, मराठास। ठीक है, मुगल जब डिक्लाइन हो रहे थे उस टाइम मराठास एक इमर्जिंग रीजियनल पावर के हिसाब से इमर्ज हो रहा था। और उस टाइम पे जितने भी रीजियनल पावर्स थे उन सब में मराठास काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रीजियनल पावर हुआ करता था। तो ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से मराठास कुड नॉट बिकम द पैरामाउंट पावर, मराठास पैरामाउंट पावर बन नहीं पाया ड्यूरिंग 18th सेंचुरी। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ आया किस बारे में आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग उस फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे, उन फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे जो कि रिस्पॉन्सिबल था इस रीजन का। फर्स्ट, कॉन्फिडेरेसी स्ट्रक्चर। कॉन्फिडेरेसी स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? किसी को पता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्फिडेरेसी स्ट्रक्चर? स्टूडेंट्स, आप लोग हाँ ना में कुछ तो रिप्लाई करो, क्योंकि अगर ऐसे चुप बैठे रहोगे मुझे नहीं पता चलेगा, है ना। कॉन्फिडेरेसी स्ट्रक्चर में कॉन्फिडेरेसी का मतलब किसी को पता है? मतलब जैसे कि कोई एक रीजियनल पावर है या फिर कोई एक सेंट्रल पावर है। ठीक है, अब वो सेंट्रल पावर बहुत सारे स्टेट्स में डिवाइडेड हैं, वो स्टेट्स काफी सारे प्रोविंसेस में डिवाइडेड हैं, वो प्रोविंसेस काफी सारे लोकल ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं। ठीक है, तो जब इस तरीके से एक यूनियन, एक नेशन, एक रीजियन, एक प्रोविंस बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, तब हम लोग उस स्ट्रक्चर को कॉन्फिडेरेसी स्ट्रक्चर कहते हैं। क्लियर है? चलो, नहीं नहीं, इंटरनल पॉलिटिक्स नहीं, कॉन्फिडेरेसी स्ट्रक्चर है कि जैसे मतलब लोकल स्ट्रक्चर होगा, लोकल गवर्नमेंट होगा, फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट होगा, फिर स्टेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, उसके डिफरेंस डिपार्टमेंट्स होंगे। तो ये जो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर होता है, अगर कोई एक नेशन में, कोई एक प्रोविंस में ऊपर से लेके नीचे तक, ग्रास रूट लेवल तक, अगर पावर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स लेवल पे, स्टेजेस में, टीयर्स में डिवाइडेड होंगे, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग कॉन्फिडेरेसी स्ट्रक्चर बोलेंगे। क्लियर? अब बात करते हैं मराठा के केस में कॉन्फिडेरेसी स्ट्रक्चर में क्या था। मराठा पावर वाज डिवाइडेड अमंग चीफ्स सच एज भोसलेस, गायकवाड्स, होलकर्स एंड सिंधियास। जो मराठा रीजियनल पावर था, ठीक है, मराठा रीजियनल पावर है, अब ये आपस में कुछ ग्रुप्स में डिवाइडेड है। ठीक है, जिसकी वजह से हमें एक स्ट्रक्चरल डिवीजन देखने को मिला था मराठा रीजियनल पावर में, जिसको हम लोग कॉन्फिडेरेसी स्ट्रक्चर कहते हैं। लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी अंडर द पेशवा लेड टू फंक्शनल फैक्शनलिज्म एंड वीक कोऑर्डिनेशन। देखो, पेशवा के अंदर जब मराठा पावर था, ठीक है, तो लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी, मराठा रीजनल पावर में कोई सेंट्रल स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी नहीं था, और जिसकी वजह से क्या हुआ, इनमें जो कॉन्फिडेरेसी स्ट्रक्चर था इसकी वजह से
फैक्शनलिज्म मतलब और ज्यादा डिवीजन और ज्यादा पार्ट्स हमें देखने को मिला, और इनके बीच का जितने भी मतलब डिवीजन थे स्ट्रक्चर्स में, उनमें जो कोऑर्डिनेशन, स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन का एस्टेब्लिशमेंट होना था, बट ऐसा नहीं हुआ और उनके बीच का कोऑर्डिनेशन वीक पड़ गया था। क्लियर है? तो कॉन्फेडरेसी स्ट्रक्चर एक रीजन था जिसकी वजह से मराठा एक पैरामाउंट पावर नहीं बन पाया। कॉन्फेडरेसी स्ट्रक्चर का मतलब होता है मराठा पावर बहुत सारे चीफ्स में डिवाइडेड थे, ठीक है? मतलब मराठा रीजियन में कोई सेंट्रल पावर नहीं था, वहां पे जो भी पावर थे अलग अलग चीफ्स में डिवाइडेड थे, और इस डिवीजन की वजह से फैक्शनलिज्म बहुत ज्यादा देखने को मिला, बहुत ज्यादा। जो भी रीजियनल पावर था वो बहुत ज्यादा डिवाइड हो चुका था, और सारे फैक्शंस के बीच में जितने भी डिवीजन हुए थे, जो चीफ्स थे उनका जो कम्युनिटी हुआ करता था, उनका जो एरिया था, तो हर एरिया के बीच का जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए था वो कोऑर्डिनेशन अच्छी तरीके से एस्टेब्लिश नहीं हो पाया। वीक कोऑर्डिनेशन, फैक्शनलिज्म और कॉन्फेडरेसी स्ट्रक्चर की वजह से मराठा पावर एक पैरामाउंट पावर नहीं बन पाया। फर्स्ट पॉइंट समझ आया कॉन्फेडरेसी स्ट्रक्चर का मतलब क्या है। बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव लिमिटेशंस की। मराठा एक्सपेंशन फोकस्ड लार्जली ऑन चौथ एंड सरदेशमुखी rather than establishing strong civilian एडमिनिस्ट्रेशन। देखो, जो मराठा पावर हुआ करता था, उनका मेन फोकस क्या था? उनका मेन फोकस था, जो मराठा चीफ्स थे वो लोग सोचते थे कि हम लोग चौथ को एस्टेब्लिश करेंगे, सरदेशमुखी को एस्टेब्लिश करेंगे, rather than establishing strong civilian administration। ये लोग स्ट्रॉन्ग सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन को एस्टैब्लिश करने की जगह चौथ, सरदेशमुखी को एस्टैब्लिश करने पे ज्यादा फोकस करते थे। अब जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, क्या उनको पता है चौथ, सरदेशमुखी क्या है? क्योंकि ये उनके लिए तो बहुत ही कॉमन होगा, है ना? तो अब मुझे बताओ, चौथ, सरदेशमुखी ये सब क्या है? बहुत ही सिंपल चीज है, बता सकते हो? हाँ, बिल्कुल, वेरी गुड, वेरी गुड। चौथ, सरदेशमुखी, ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस हैं और रेवेन्यूज हैं। वेरी गुड। तो मराठा पावर, वो लोग सोचते थे कि हमें पहले टैक्स कलेक्ट करना चाहिए, रेवेन्यू कलेक्ट करना चाहिए, और उस पे ज्यादा वो लोग फोकस करते थे। सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन को फोकस करने की जगह वो लोग टैक्स कलेक्शन पे, रेवेन्यू कलेक्शन पे ज्यादा फोकस करते थे। एक और बात, ये जो चौथ, सरदेशमुखी, ये दोनों ही यूपीएससी के पीवाईक्यूज में ऑलरेडी आ चुका है प्रीलिम्स में। ये स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में भी पूछा गया है। जैसे पूछा जाता है कि बताओ चौथ और सरदेशमुखी क्या है, जैसे मैंने आप लोगों से पूछा। कभी कभी मैच द फॉलोइंग में भी ये पूछा जाता है कि चौथ और सरदेशमुखी किसके साथ मैच करेगा, ठीक है? तो ध्यान में रखना, चौथ एंड सरदेशमुखी, ये नेम से डिफरेंट टैक्सेस का और रेवेन्यूज का जो कि मराठा रीजियन से कलेक्ट किया जाता था। क्लियर? दिस मेड इट डिफिकल्ट टू मेंटेन लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर कॉन्क्वायर्ड टेरिटरीज। अब देखो, एक छोटा सा स्टेट है, ठीक है, छोटा सा रीजियन है। अब इस रीजियन में जितने भी लीडर्स हैं, वो इजीली इस रीजियन को कंट्रोल कर पा रहे हैं, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जैसे इस रीजियन का एरिया एक्सपैंड होगा, तो इस एक्सपैंडेड एरिया को कंट्रोल करने के लिए किसकी जरूरत होगी? एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की जरूरत होगी, ठीक है? अगर इस रीजियन के पास एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम नहीं होगा, तो क्या यार इस रीजियन के जो भी लीडर्स हैं, ये एक्सपैंडेड एरियाज को कंट्रोल कर पाएंगे? नहीं। ये एरिया जितना एक्सपैंड करेगा, उतना ज्यादा यहाँ के लीडर्स को प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे। तो मराठा रीजियंस में कोई बेस्ट या फिर कोई अच्छा, उस टाइम के लिए बेटर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम नहीं हुआ करता था, लेकिन वहां के लीडर्स जो एक्सपैंडेड एरिया से, यहाँ से रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए ये लोग बहुत कुछ करते थे, ठीक है? रेवेन्यू कलेक्शन की जगह पे अगर ये लोग बेटर एडमिनिस्ट्रेशन को बेटर बनाने का काम करते हैं, तो शायद आज मराठा पावर एक पैरामाउंट पावर बन जाता 18th सेंचुरी में। क्लियर है कि किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव लिमिटेशंस की वजह से मराठा पावर 18th सेंचुरी में एक पैरामाउंट पावर नहीं बन पाया। क्लियर है ना?
बात करेंगे थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761। The Marathas suffered a major defeat against Ahmad Shah Abdali. The defeat weakened their military strength, प्रेस्टीज एंड इंपीरियल एम्बिशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें कुछ समझने वाला बात नहीं है, सिंपल सी बात है। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में मराठा को डिफीट मिला था, और किसके अगेंस्ट डिफीट मिला था? अहमद शाह अब्दाली। अब बैटल ऑफ पानीपत ये आप लोग गूगल कर लोगे या नेट सर्फिंग कर लोगे, क्योंकि मैं अभी यहाँ पे इसको डिस्कस नहीं करूंगी। जब हम लोग पानीपत बैटल ऑफ पानीपत को डिस्कस करेंगे तब मैं इनके बारे में डिटेल्स में बताऊंगी। बस अभी के लिए जितना यहाँ पे लिखा हुआ है इसको फोकस करो। क्लियर? कौन से किसके रीजन? बैटल ऑफ पानीपत में मराठास को क्यों डिफीट मिला था? बैटल ऑफ पानीपत क्यों हुआ था? देखो इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स है, बहुत सारे रीजन है। मैंने अभी अभी बताया कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बारे में, क्योंकि ये जो बैटल ऑफ पानीपत है ना, इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स थे, इसके रीजंस बहुत सारे थे। तो मैं अभी उसको नहीं डिस्कस करूंगी, क्योंकि मैं अगर अभी बैटल ऑफ पानीपत थर्ड बैटल ऑफ पानीपत को डिस्कस करूंगी तो हमारा जो मेन पॉइंट है वो थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा, डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, बस आप लोग ध्यान में रखो, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में मराठा हार गए थे, और उनको हार मिली थी अहमद शाह अब्दाली से, जिसकी वजह से, इस हार की वजह से, डिफीट की वजह से उनका मिलिट्री स्ट्रेंथ, प्रेस्टीज और इम्पीरियल जो एम्बिशन था काफी ज्यादा कम हो गया था। किनका? मिल मराठास का। ठीक है, जिसकी वजह से वो लोग पैरामाउंट पावर बनने से बहुत पीछे आ चुके थे। क्लियर? यहाँ पे हम लोग सिर्फ फैक्टर्स को डिस्कस कर रहे हैं। बात करेंगे इंटरनल राइवलरीज की। कॉन्फ्लिक्ट्स among मराठा chiefs weakened their unity। अब देखो, कोई एक रीजियोनल पावर है, डोंट वरी, मैं मराठा पावर को नेक्स्ट आने वाले क्लासेस में भी और डिटेल्स में बताऊंगी। अभी सिर्फ इतना जान लो, अभी हम लोग 18 सेंचुरी को डिस्कस कर रहे हैं, बिगिनिंग वाला एरिया है। ठीक है, और ये मॉडर्न हिस्ट्री है। मराठा पावर को हम लोग मिडियवल हिस्ट्री के जब मिडियवल हिस्ट्री एंड होगा उस टाइम पे और अच्छे से करेंगे। क्लियर? अब इंटरनल राइवलरीज, जितने भी रीजियनल पावर्स थे, हर रीजियनल पावर एक टाइम पे आके वीक हो जाता है। क्यों? क्योंकि हर रीजियंस में इंटरनल राइवलरीज बहुत ज्यादा हुआ करते थे उस टाइम पे। क्लियर है? तो मराठा पावर में भी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट काफी ज्यादा थे मराठा चीफ्स के बीच में, जिसकी वजह से उनका जो यूनिटी था, उनका जो रीजियनल यूनिटी था, वो काफी ज्यादा वीक हो गया था। रीजियनल यूनिटी। क्लियर? Instead of acting as a unified power, different chiefs often pursued their own political interest। देखो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर कोई भी एरिया में, वो नेशन हो, रीजियंस हो, प्रोविंस हो, डजेंट मैटर, कोई भी एरिया पे अगर लोगों के बीच में यूनिफाइड रीजन नहीं होगा, कोई यूनिफाइड ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, सबका एम, पॉलिटिकल गोल, ऑब्जेक्टिव सेम नहीं होगा, और वहां पे अगर लोग अपने अपने ओन पर्सनल पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए फाइट करेंगे, तो उस देश में, उस कंट्री में, उस रीजियंस में, उस प्रोविंस में कभी भी यूनिटी का एस्टैब्लिशमेंट नहीं हो सकता है। ठीक है, एक यूनिटी एस्टैब्लिशमेंट के लिए पॉलिटिकल विंग्स में कॉमन एम होना जरूरी है। ठीक है, इकोनॉमिक सेक्टर में लोगों का कॉमन डिमांड, कॉमन रिक्वायरमेंट होना जरूरी है। अगर हर किसी का पर्सनल ऑब्जेक्टिव के ऊपर काम होगा तो यूनिटी कैसे डेवलप होगा? राइट? तो इनके साथ भी सेम चीज हुआ था। इनके साथ क्या हुआ था कि एक यूनिफाइड पावर की तरह काम करने की जगह डिफरेंट चीफ्स ऑफ मराठास often pursued their own political interest। हर चीफ अपना ओन पॉलिटिकल इंटरेस्ट को परस्यू करने में लगा था। इससे क्या हुआ? उनके बीच का यूनिफाइड पावर ब्रेक डाउन हो गया था, और कभी वो एक स्ट्रॉन्ग पावर बन ही नहीं पाया। ठीक है, अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, जिसकी वजह से उस टाइम पे इनके पास सब कुछ होते हुए भी ये पैरामाउंट पावर नहीं बन पाए। क्लियर है? राइज ऑफ ब्रिटिश।
The weakened and divided Maratha Confederacy became vulnerable to the British East India Company. The weakened and divided Maratha Confederacy became vulnerable to the British East India Company. The British had a more centralized administration, disciplined military and effective political strategy. सोचो कि ब्रिटिशर्स के पास एक डिसिप्लिन्ड आर्मी है, इफेक्टिव पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है और उनके सामने एक वीक पॉलिटिकली अनस्टेबल, ठीक है, एक मतलब वीक मिलिट्री स्ट्रेंथ वाला एक रीजनल पावर खड़ा है। तो ऐसे में क्या ब्रिटिशर्स इजीली इस पावर को डिफीट नहीं कर देगा? यस, कर देगा। और यही हुआ था। ब्रिटिशर्स के लिए मराठा को हराना, डिफीट करना बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं था। क्यों? क्योंकि मराठा के पास मिलिट्री पावर उतना ज्यादा नहीं था। जो भी था वो बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड नहीं था। जो चीफ्स थे उनके बीच में कुछ पॉलिटिकल यूनिटी नहीं हुआ करता था। हर किसी का पॉलिटिकल पर्सनल इंटरेस्ट अलग था और हर चीफ वही परस्यू करने में लगा था। क्लियर? तो ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से मराठा पावर 18th सेंचुरी में पैरामाउंट पावर नहीं बन पाया। क्लियर है? ये है उस टाइम पे मराठा पावर, देखो कितना ज्यादा, बट इतना पावरफुल एक रीजनल पावर होने के बाद भी ब्रिटिशर्स के सामने ये टिक नहीं पाया और इजीली 18th सेंचुरी में ही ये खत्म हो गया। खत्म तो नहीं हुआ था पर डिफीट हो गया था, काफी ज्यादा इनको सप्रेस कर दिया गया था। क्लियर है? मतलब इनका आप लोग एस्टेब्लिशमेंट देख सकते हो कि कहाँ से ये जितना भी ऑरेंज दिख रहा है ये सब मराठा पावर है। क्लियर? तो ये पॉइंट क्लियर हुआ, व्हाई द मराठास कुड नॉट बिकम द पैरामाउंट पावर। ये पॉइंट क्लियर हुआ। चलो अब हम लोग बात करेंगे ब्रिटिश पॉलिसीज एंड कंसोलिडेशन पावर इन इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्रिटिशर्स के कौन से वो पॉलिसीज थे जिसकी वजह से उन्होंने इंडिया में रीजनल पावर्स को कंसोलिडेट कर पाए थे। ठीक है, कौन सा वो पॉलिटिक मतलब कौन सा उनका वो पॉलिसी था, स्कीम था, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने जितना बताया बस इसको अच्छे से याद कर लो, काफी है। ब्रिटिश पॉलिसीज एंड कंसोलिडेशन ऑफ पावर इन इंडिया। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम। ठीक है, सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम, इसके बारे में तो शायद आप लोगों ने सुना ही होगा। इंट्रोड्यूस्ड एंड सिस्टमेटिकली एक्सपैंडेड बाय लॉर्ड वेलेस्ली। सीधा सीधा पूछा जाता है कि बताओ सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम किसने प्रपोज किया था? लॉर्ड वेलेस्ली। क्लियर है? इंडियन रूलर्स, अब इस सिस्टम के अंदर, इस पॉलिसीज के अंदर क्या हो रहा था? इंडियन रूलर्स हैड टू, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे देखो जितने भी पॉलिसीज होंगे, ब्रिटिश पॉलिसीज जितनी भी होंगी, क्योंकि उस टाइम पे इंडिया में कोई सेंट्रल पावर तो था नहीं, हर जगह पे रीजनल पावर था और सारे पॉलिसीज के थ्रू ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे? हर रीजियन को वीक कर रहे थे और अपने कंट्रोल में कर रहे थे। ठीक है, उसका हर रीजनल पावर को डोमिनेट करना और उनको अपने कंट्रोल के अंदर ले आना ही इस टाइम ब्रिटिश पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव था। क्लियर है? चलो अब इस पॉलिसी के अंदर इंडियन रूलर्स को क्या करना था? एक्सेप्ट परमानेंट ब्रिटिश ट्रूप्स इन देयर टेरिटरी। ठीक है, पहला, इस पॉलिसी को जो भी रीजनल पावर एक्सेप्ट करेगा उन रूलर्स को क्या क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम लोग पहले देखेंगे। फर्स्ट, एक्सेप्ट, अब ये अब आप लोगों के दिमाग में आ ही सकता है कि मैम कि जितने भी रीजनल पावर्स थे वो क्यों?
इनकी बात मानते थे। अब देखो ये जो रीजनल पावर्स थे वो आपस में एक दूसरे के साथ फाइट करते थे, ठीक है? और हर रीजन के पास अच्छा मिलिट्री सिस्टम, अच्छा वॉर टेक्निक्स नहीं हुआ करता था, राइट? और ब्रिटिशर्स जाते थे, लोगों को डिप्लोमेटिकली मैनिपुलेट करते थे, दो रीजन्स के बीच में कन्फ्लिक्ट कराने की कोशिश करते थे, और कुछ भी मतलब कुछ भी मैनिपुलेशन के थ्रू ये लोग रीजनल पावर्स के जो हेड होते थे, जो भी रूलर्स थे, उनसे छल से, कपट से, कुछ कैसे भी करके वो लोग क्या करते थे, पॉलिसीज पे अ, उनको एग्री कर लेते थे ताकि इंडियन रूलर्स उनके पॉलिसीज को एक्सेप्ट कर ले। क्लियर है, समझ आया कि यहाँ पे कोई भी इंडियन रूलर को किसी भी हद तक कुछ भी करके, कुछ भी कैसे भी करके मैनिपुलेट करके, किसी भी चीज का लालच देके ब्रिटिशर्स क्या करते थे, उनके पॉलिसीज को इशू करवा लेते थे, एक्सेप्ट करवा लेते थे, ठीक है? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। ब्रिटिश फाइट विद किंग, एक्सपेंस बियर बाय, हाँ, बिल्कुल। ब्रिटिशर्स बहुत ज़्यादा चालाक थे। ये लोग क्या करते थे कि एक रीजियन से दूसरे रीजियन को फाइट करवाते थे। अब इससे भी ये क्या करते थे, कमीशन बटोरते थे, इससे भी कमीशन बटोरते हैं। अब यहाँ पे भी ये डोमिनेट कर रहा है, यहाँ पे भी ये डोमिनेट कर रहे हैं, ठीक है? तो ये लोग ब्रिटिशर्स बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल पर्सन्स थे, बहुत ज़्यादा दिमाग से काम करते थे, और जो इंडियन रूलर्स थे, ये लोग बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक नहीं थे, ऑप्टिमिस्टिक नहीं थे, है ना? तो इसीलिए ये लोग दूर का नहीं सोच पाते थे, हर कोई अपने रीजियंस का ही देखता था, तो इसीलिए ये लोग खुद इतने बड़े ट्रबल में फंसे हुए थे, इनको समझ नहीं आ रहा था। ठीक है? अब बात करते हैं कि जो भी इंडियन रूलर्स सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट करता, उनके अंदर उनको क्या-क्या करना पड़ता। फर्स्ट, कि परमानेंट ब्रिटिश ट्रूप्स को रखना पड़ेगा हर इंडियन रूलर को अपने टेरिटरी में। सेकेंड, पे फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ब्रिटिश फोर्सेस। सबसे पहले ब्रिटिशर्स रीजनल पावर से क्या कहते हैं कि भाई हमारे पास अच्छा मिलिट्री है, तो हमें आपके सेना में आप रख लो, और हम लोग क्या करेंगे, आप जब फाइट करोगे, कोई भी किसी के साथ बैटल में इन्वॉल्व हो गया, हमारी जो सेना है आपको हेल्प करेगा, ठीक है? तो इसीलिए ब्रिटिश ट्रूप्स को उनके टेरिटरी के अंदर परमानेंट रखने का सिस्टम चालू किया गया था। अब ब्रिटिश ट्रूप्स हर टेरिटरी के अंदर होगा, इसके लिए उनको पे करना पड़ेगा, ब्रिटिश फोर्सेस को मेंटेन करने के लिए उनको पे करना पड़ेगा। क्लियर है? एक्सपेल अदर यूरोपियन पावर्स, दूसरे जो भी यूरोपियन पावर्स होगा उनको भी एक्सपेल किया जाएगा। सरेंडर कंट्रोल ओवर फॉरेन पॉलिसी टू ब्रिटिशर्स। अब इंडियन रूलर से ये भी बोला गया कि देखिए आप लोग कोई भी फॉरेन पॉलिसी नहीं कर सकते हैं, दूसरे किसी देश के साथ कोई पॉलिसी नहीं कर सकते हैं, आपकी जगह पे हम लोग फॉरेन पॉलिसी में इन्वॉल्व होंगे, और सरेंडर करना पड़ेगा, कंप्लीट सरेंडर करना पड़ेगा, कंप्लीट कंट्रोल ओवर करना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये कुछ बेसिक फैक्टर्स थे, बेसिक पॉइंट्स थे, जो कि इंडियन रूलर्स को उस टाइम पे ब्रिटिश इंडियन रूलर्स को एक्सेप्ट करना पड़ा था। पहला, हर रीजनल पावर पे, हर रीजनल टेरिटरीज में ब्रिटिश ट्रूप होगा, और इस ट्रूप को परमानेंट करना पड़ेगा। दूसरा, ब्रिटिश ट्रूप परमानेंटली आपके टेरिटरी में है, इसके लिए ब्रिटिश ट्रूप के, ब्रिटिश फोर्सेस के मेंटेनेंस के लिए रीजनल पावर को पे करना पड़ेगा। रीजनल पावर को पे करना पड़ेगा। थर्ड, अदर यूरोपियन पावर्स को एक्सपेल करना पड़ेगा। फोर्थ, फॉरेन पॉलिसी में, फॉरेन पॉलिसी को ब्रिटिशर्स के लिए सरेंडर करना पड़ेगा, ठीक है? कुछ भी डिसीजन लेना होगा फॉरेन पॉलिसीज के रिगार्डिंग, ये ब्रिटिशर्स लेंगे। अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? इट रिड्यूस द सॉवरेनिटी ऑफ इंडियन स्टेट्स एंड मेड रूलर्स डिपेंडेंट ऑन द ब्रिटिशर्स। ठीक है, अब देखो धीरे धीरे क्या हुआ कि अगर कोई एक रीजनल पावर है, ठीक है, वो अपने मिलिट्री से रिलेटेड कोई डिसीजन नहीं ले सकता है, फॉरेन कंट्री के साथ फॉरेन पॉलिसी के मैटर में कोई डिसीजन नहीं ले सकता है, तो इससे क्या हुआ, हर इंडियन स्टेट का सॉवरेनिटी धीरे धीरे कम होने लगा। सॉवरेनिटी का मतलब होता है सार्वभौमत्व, ठीक है? और हर इंडियन रूलर्स ग्रेजुअली डिपेंडेंट ऑन द ब्रिटिशर्स, क्योंकि ब्रिटिशर्स के पास उनका, ब्रिटिशर्स उनको फाइट में हेल्प कर रहे थे,
इसीलिए हर इंडियन रूलर को ब्रिटिशर्स के साथ अच्छा बर्ताव करना था। ब्रिटिशर्स का हर बात उनको मानना पड़ता था, है ना? क्योंकि अगर ब्रिटिशर्स गुस्सा हो गए तो उनके टेरिटरी में जो भी मिलिट्री ट्रूप्स है, जो भी ब्रिटिश पावर अभी मतलब सेटल्ड है, तो वो काम नहीं करेंगे, उनके वॉरफेयर में रूलर को हेल्प नहीं करेंगे। इसीलिए इंडियन रूलर को ब्रिटिशर्स के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करना पड़ रहा था, उनका बिहेवियर अच्छा रखना पड़ता था। ब्रिटिशर्स जो कहते थे उनको मानना पड़ता था। और इससे क्या हुआ, हर इंडियन स्टेट का सॉवरेंटी धीरे धीरे खत्म होने लगा और डिपेंडेंसी बनने लगा ऑन ब्रिटिश गवर्नमेंट। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल सही कहा आपने कि ब्रिटिश कंटिजेंट ऑल्सो अवेलेबल इन किंग कोर्ट टू लीग पॉलिसी ऑफ किंग। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ब्रिटिशर्स बहुत ज्यादा चालाक थे। ये लोग हर जगह पे अपना स्पाई रखते थे। ठीक है, ये लोग चोरी छुपे काम करते थे बट इंडियन रूलर्स को बस ओपनली मैनिपुलेट करते थे। हेवी फाइनेंशियल बर्डन कुड लीड टू द लॉस ऑफ टेरिटरी। और ये लोग क्या करते थे, हर रीजनल पावर्स में पावर के ऊपर डिपेंडेंट हो गए थे। ठीक है, जो ब्रिटिश ट्रूप था उसकी मेंटेन करने की जिम्मेदारी किसकी थी, इंडियन रूलर्स की थी। अब इसकी वजह से क्या हुआ, इंडियन रूलर्स का के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन काफी ज्यादा बढ़ने लगा था, हेवी फाइनेंशियल बर्डन हो चुका था, जिसकी वजह से इंडियन टेरिटरी को काफी ज्यादा लॉस का सामना करना पड़ा था। और इसकी वजह से इंडियन टेरिटरी के जो रूलर्स थे कभी-कभी ब्रिटिश गवर्नमेंट से मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी से भी पैसे उधार लेते थे। तो सोचो ये एक टेरिटरी है, टेरिटरी एक, इसका जो मेन मिलिट्री सिस्टम है, मिलिट्री सिस्टम में ब्रिटिश ट्रूप्स हैं। ठीक है, अब ब्रिटिश ट्रूप को मेंटेन करने के लिए, ब्रिटिश ट्रूप के मेंटेनेंस के लिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ रहा था, पे करना पड़ रहा था। इनका मिलिट्री सिस्टम में ब्रिटिश ट्रूप्स ऑलरेडी है, इनको पे अलग से करना है। ठीक है, अब इनका जो फॉरेन पॉलिसी हुआ करता था, ये कौन डिसाइड करते थे, ये भी ब्रिटिशर्स डिसाइड करते थे। तो इससे क्या हुआ, ये जो इंडियन टेरिटरी था इसके ऊपर फिनेंशियल बर्डन काफी ज्यादा होने लगा था। तो कभी कभी इंडियन रूलर्स क्या करते थे, ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उससे भी ये लोग पैसे उधार लेने लगे थे। ठीक है, तो जिससे क्या हुआ कि पैसे उधार भी हम लोग उसी से ले रहे हैं, तो यहाँ पे इकोनॉमिकल डिपेंडेंसी देखने को मिल रहा है। अगर हमें फाइट करना है, मिलिट्री चाहिए, तो डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक डिपेंडेंसी देखने को मिल रहा है। ठीक है, और उसके बाद फॉरेन पॉलिसी में भी कोई भी इंडियन स्टेट, इंडियन टेरिटरी ओपनली डिसीशंस नहीं ले पाते थे, यहाँ पे भी ब्रिटिशर्स के साथ ही उनको डिसीजन लेना होता था। इसका मतलब इकोनॉमिकल ग्राउंड पे, डिफेंस और मिलिट्री के ग्राउंड पे एंड फॉरेन पॉलिसी के मामले में इंडियन टेरिटरी पूरी तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट हो चुका था। अब सोचो, इकोनॉमिक्स, मिलिट्री सिस्टम एंड फॉरेन पॉलिसी कोई भी एक इंडियन टेरिटरी का मेन एरिया है। अगर ये मेन तीन जगह पे कोई भी इंडियन स्टेट को दूसरे किसी पावर के ऊपर डिपेंड करना पड़ रहा है, तो क्या उस टेरिटरी का सॉवरेंटी सही रहेगा, सॉवरेंटी इंप्रूव होगा? नहीं, बल्कि उसकी सॉवरेंटी खत्म होगा, पूरे तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर डिपेंडेंसी एनहांस होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, और धीरे धीरे ये पूरा का पूरा जो इंडियन टेरिटरी है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर आ जाएगा। क्लियर है, समझ आया कि किस तरीके से ये लोग डिपेंडेंसी करवा लेते थे। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। धीरे-धीरे लोन इतना ज़्यादा बढ़ने लगा था जितने भी इंडियन स्टेट्स है, और यही बाद में एक बहुत मेजर रीज़न बना कि जितने भी इंडियन टेरिटरीज़ हैं, उन्होंने अपना पावर खो दिया। हाँ, बिल्कुल, डिसीजन मेकिंग, लोन, ये सब कुछ एरिया था। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ। सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम क्या है? अभी अगर कोई आप लोगों से पूछेगा, बता सकते हो कि सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम क्या है? क्लियर? चलिए। एक काम करते हैं, कल के क्लास में हम लोग इसके सारे
जो बाकी रिमेनिंग पोर्शन है हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? क्योंकि टाइम हो चुका है। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, क्योंकि ये इसमें टाइम लगेगा, ये जो अभी हम लोगों ने शुरू किया है ये यूनिट कवर करने में टाइम लगेगा। ये यूनिट एक बार कवर हो गया तो मॉडर्न हिस्ट्री का जो बेस है आप लोगों का बन जाएगा, और एक बार मॉडर्न हिस्ट्री का बेस बन गया तो इजीली मॉडर्न हिस्ट्री को गो थ्रू कर पाएंगे, ठीक है? तो किसी को कोई डाउट है आज के क्लास में? ओके। तो आज के क्लास में हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर लिया है, और ब्रिटिश पॉलिसीज एंड कंसोलिडेशन ऑफ पावर इन इंडिया में सिर्फ सब्सिडियरी अलायंस को ही कवर कर पाए हैं। कल के क्लास में हम लोग ये और ये फेज दोनों ही कंप्लीट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है कल की क्लास, ठीक है? सो थैंक यू सो मच।